नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। यूपी उपचुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस नहीं लड़ेगी यूपी उपचुनाव। दिल्ली में सीट शेयरिंग पर नहीं बनी बात, वही बात नहीं बनने पर कांग्रेस ने कहा कि वो यूपी में उपचुनाव नहीं लड़ेगी। आपको बता दें कि देर रात अखिलेश यादव ने फेसबुक पर पोस्ट कर इसका ऐलान किया कि 9 सीटों पर साइकिल के निशान पर लड़ेगा इंडिया गठबंधन। वहीं कांग्रेस के बूथ कार्यकर्ता से लेकर नेता करेंगे सपा का प्रचार प्रसार। अखिलेश यादव ने सीट शेयरिंग की भी बात की। इसके साथ ही आपको बता दें, अखिलेश ने कहा कि बात सीट की नहीं, जीत की है। अखिलेश गाजियाबाद और खैर सीट पर भी उतारेगी सपा प्रत्याशी। 3 सीटों पर कांग्रेस के साथ बात नहीं बनी थी। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें कि उपचुनाव को लेकर कांग्रेस जो है वो अब 9 सीटों पर नहीं लड़ेगी, वो सपा को सपोर्ट करेगी। लेकिन सीट शेयरिंग की अगर बात की जाए तो इस पे बात नहीं बनने की वजह से ये ऐलान किया गया है कि यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर अब कांग्रेस जो है वो सपा को सिर्फ समर्थन देगी। वो 9 सीटों पर जो सपा है वो अपने प्रत्याशी उतारेगी, कांग्रेस सिर्फ बाहर से सपोर्ट करेगी। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में सपा का अच्छा प्रदर्शन को देखते हुए कांग्रेस ने यह फैसला लिया है कि वो उपचुनाव में 9 सीटों पर नहीं लड़ेगी, सिर्फ सपा का समर्थन करेगी। जिस तरह से लोकसभा में, वही इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मोहम्मद आसिफ जुड़ चुके हैं। आसिफ, क्या कुछ जानकारी है? कांग्रेस की तरफ से ये बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि वो उपचुनाव नहीं लड़ेगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा, बड़ी सफलता मिली और यह कयास लगाया जा रहा था कि यूपी के उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का साथ रहेगा। लेकिन जिस तरह से सपा ने अपने धड़ाधड़ प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार दिए, 7 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिया, इससे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच कंफ्यूजन और रार बढ़ती गई। कांग्रेस 4 सीटों की डिमांड कर रखी थी, लेकिन ऐसी टिपिकल 2 सीटें छोड़ी समाजवादी पार्टी ने, जिस पर जो है लड़ाई भी काफी कांटे भरी हो सकती है और साथ ही साथ मुकाबला भी दिलचस्प हो सकता था। गाजियाबाद और खैर सीट जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने छोड़ी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बड़ा दावा किया कि इन 2 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, यहां पर गठबंधन बरकरार रहेगा। लेकिन कल अगर बात करें तो कल दिल्ली में एक अहम बैठक हुई सीट शेयरिंग को लेकर, जिसमें यह माना जा रहा था कि कांग्रेस 3 या 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन उसके ठीक बाद जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव का एक सोशल मीडिया पर ट्वीट आया, इससे स्थिति साफ हो गई कि गठबंधन में बात नहीं बनी। समाजवादी पार्टी 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी और चुनावी दम भरेगी। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि गठबंधन की गांठ खुल चुकी है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच मुलाकात हुई, बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन आखिर क्या वजह की बात नहीं बनी? और सवाल यह भी कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने देर रात पोस्ट कर ये जानकारी तो दे दी कि 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी का सिंबल लड़ेगा, लेकिन इंडिया गठबंधन का पूरी तरह से समर्थन है। क्या माना जाए, क्या कांग्रेस साइलेंटली गुपचुप तरीके से बाहर से अपना समर्थन देगी? क्योंकि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनका भी अपना एक आशा होगी, उनकी भी अपनी डिजायर्स होंगी। क्या माना जाए, क्या सचमुच समर्थन दिया जाएगा और क्या उसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिलेगा? देखिए रिया, अगर बात सपा कांग्रेस के गठबंधन की करें मौजूदा हालात की, तो हमें पीछे जाना होगा। क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने हरियाणा में जो है अपने प्रत्याशी नहीं उतारे, कांग्रेस ने यहां पर सपा को कोई भी सीट नहीं दी। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी समाजवादी पार्टी को
कोई भी सीट नहीं मिली और समाजवादी पार्टी ने अपने 20 प्रत्याशी जम्मू कश्मीर में उतार दिए। लेकिन यह जो फैसले रहे कांग्रेस की तरफ से कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में समाजवादी पार्टी को साथ नहीं रखेगी, इसका कहीं न कहीं जो है बदला लेने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी के उपचुनाव में 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए बिना किसी रायशुमारी के कांग्रेस से। यह भी कांग्रेस देख रही थी। आसिफ, आपने अभी कहा कि क्योंकि सपा ने बदला लेने के लिए अपने प्रत्याशी उतार दिए, लेकिन अगर बात की जाए कि कल के ट्वीट की बात से अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने ये कहा है क्योंकि लोकसभा में सपा का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, उसी को देखते हुए हम सपा का समर्थन कर रहे हैं, हम इसलिए उपचुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं उतार रहे हैं। इसका क्या मायने निकलता है? देखिए, बयान कुछ भी हो लेकिन असल सच्चाई सबके सामने है और कांग्रेस ने पूरी तैयारी उपचुनाव में कर ली थी। यही वजह है कि 10 सीटों पर अपने पर्यवेक्षक उतार दिए थे। तमाम कार्यक्रम भी हुए, मिल्कीपुर में हुए, प्रयागराज की फूलपुर सीट पर हुए और यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस की तरफ से उपचुनाव में प्रत्याशी उतारने की पूरी तैयारी थी। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से 2 सीटें दी कांग्रेस को, गाजियाबाद और खैर सीट, इससे कहीं न कहीं जो है कांग्रेस के मान और सम्मान पर भी ठेस पहुंची और सूत्रों का यही दावा है कि यही वजह थी जिसके चलते कांग्रेस ने गाजियाबाद और खैर सीट भी छोड़ दी थी। उसे यह मंजूर नहीं है कि वह आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हुए अपने प्रत्याशी उतार दिए। और जो कल दिल्ली में एक अहम चर्चा हुई कांग्रेस और सपा नेताओं के बीच, इसमें कोई बात नहीं बनी और यही वजह है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गठबंधन के जो राग है उसे ढकने के लिए, लीपापोती करने के लिए एक पर पोस्ट डाल दी। बिल्कुल, यानी दूर से ही सही, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जिस तरह से दर्शा रहे हैं उससे यही समझा जा सकता है कि अंदरूनी चाहे रार हो लेकिन बाहर वो बीजेपी के खिलाफ ये चुनाव लड़ेंगे। और जिस तरह से अखिलेश यादव ने कहा कि बात सीट की नहीं जीत की है, हालांकि देखना है काफी महत्वपूर्ण होगा आसिफ कि बीजेपी को क्या ये शिकस्त देने में कामयाब होते हैं, जो समीकरण बैठाए हैं वो बनते हैं या नहीं। आसिफ, आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते बात लखनऊ से एक और बड़ी खबर की कर लेते हैं, जहां गैर मान्यता प्राप्त 4000 मदरसों की फंडिंग की अब जांच होगी। जी हां, गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की फंडिंग की अब जांच होगी। शासन ने मदरसों की जांच को लेकर पत्र जारी कर दिया है। मदरसों की जांच रिपोर्ट एटीएस को देने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें बहराइच के मदरसों की जांच के लिए एटीएस का पत्र सामने आया है। आपको बता दें कि बहराइच में 792 में से 495 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त पाए गए हैं। ऐसे में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने डीएम से भी बातचीत की है। डीएम के आदेश पर अब कार्रवाई शुरू होगी। तो ये बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जहां यूपी में अब गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की फंडिंग की जांच होगी। ऐसे में 4000 के करीब मदरसे ऐसे पाए गए हैं जो गैर मान्यता प्राप्त है, जिनकी फंडिंग की अब जांच की जाएगी। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की फंडिंग की जांच की दिशा में आदेश भी जारी हो गया है। शासन ने मदरसों की जांच को लेकर पत्र जारी कर दिया है। मदरसों की जांच रिपोर्ट एटीएस को देने के निर्देश दिए गए हैं। बहराइच से खबर, जहां मदरसों की जांच के लिए एटीएस का पत्र सामने आया है। बहराइच की अगर बात करें तो 792 में से 495 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त पाए गए हैं। ऐसे में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने डीएम से भी इस संबंध में बातचीत की है और डीएम के आदेश पर अब आगे की कार्रवाई शुरू हो गई है। आसिफ हमारे साथ लगातार बने, सीधा आसिफ के पास चलते हैं। आसिफ, अगर बात करें जिस तरह से यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की अब फंडिंग की जांच होगी, इस आदेश में क्या कुछ कहा गया है और किस तरह से इसे देखें, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल रिया, अगर बात करें यूपी में मदरसों की, तो मदरसों की जांच यूपी सरकार ने कराई थी और अब
खुलासा हुआ कि 4000 मदरसे ऐसे हैं जिन जो गैर मान्यता प्राप्त है, उनके कागजात नहीं ठीक है और वह जो है अवैध ढंग से संचालित किए जा रहे थे। हालांकि दलील यह भी मदरसों की तरफ से दी गई कि वह आपसी चंदे को लेकर आपसी चंदे से मदरसे संचालित कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ कि यह मदरसे गैर मान्यता प्राप्त है, अब योगी सरकार आगे की कार्रवाई में जुट गई है और साथ ही साथ जो फंडिंग है उसको उसकी जानकारी के लिए अब एटीएस भी लगा दी गई है और शासन भी पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। अब सरकार यह पता लगाने में जुटी हुई है कि जो मदरसे गैर मान्यता प्राप्त चल रहे थे उसमें फंडिंग कहां से हुई, कहीं ट्रस्ट फंडिंग तो नहीं है, इसकी भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है और जल्द से जल्द रिपोर्ट एटीएस को सौंपी जाएगी। इसके बाद एटीएस की आगे की कार्रवाई तय होगी कि क्या कार्रवाई करना है। लेकिन जिस तरह से मदरसों की जांच कराई गई और सबसे ज्यादा मदरसे बहराइच, बस्ती, गोंडा यानी कि नेपाल से सटे जिलों में इसके गैर मान्यता प्राप्त मदरसे पाए गए हैं, तो ऐसे में अब कार्रवाई तेज हो चली है। अब एटीएस रिपोर्ट मिलने के बाद अपना एक्शन शुरू करेगी और पूरी नजर सरकार की है ऐसे 4000 जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। जी भैया बिल्कुल आसिफ, अभी आपने बोला कि लोगों को डर है कि टेरर फंडिंग हो सकती है, तो क्या कोई ऐसा सबूत मिला है कि इस जो गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं उनमें टेरर फंडिंग की जा रही है? देखिए प्रज्ञा, जिस तरह से मदरसे संचालित हो रहे थे उनके कागजात नहीं ठीक थे, उनकी गतिविधियां जो है ठीक नहीं दिखाई दे रही है थी, इसी बिना पर शासन ने जांच कराई और 4000 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त यानी अवैध पाए गए। तो ऐसे में अब जो कार्रवाई की कड़ी है आगे बढ़ रही है और इसमें एटीएस की भी एंट्री हो गई है। एटीएस यह पता लगाएगी कि इस मदरसों में खाली देशों या फिर टेरर फंडिंग तो नहीं की गई है और साथ ही साथ यह भी पता लगाने की कोशिश करेगी कि इनके संपर्क कहीं आतंकवादी गतिविधियों से तो नहीं है। फिलहाल अभी ऐसा कुछ मामला नहीं आया है। मदरसों के संचालकों से पूछताछ भी की जा चुकी है। मदरसों के संचालकों का कहना है कि आसपास के लोगों से चंदा लेकर वह मदरसे चला रहे थे, हालांकि कागजात नहीं पाया गया है। आसिफ, जिस तरह से प्रदेश भर में 4000 मदरसे ऐसे चिन्हित हुए हैं जो गैर मान्यता प्राप्त है, अब क्योंकि एटीएस की एंट्री हो गई है, आगे की जांच जो है एटीएस करेगी। अगर मदरसे ऐसे पाए जाते हैं और सबूत मिलते हैं टेरर फंडिंग के या बाहर विदेशों से फंडिंग आने के, जैसा आपने भी कहा कि सबसे ज्यादा ऐसे मदरसे इसमें शामिल हैं जो बहराइच, गोंडा यानी नेपाल से सटी हुई सीमा के जो क्षेत्र है वहां, अब क्या माना जाए, आगे क्या कुछ एक्शन लिया जा सकता है ऐसे मदरसों के खिलाफ? जी बिल्कुल, ऐसे मदरसों पर कार्रवाई के लिए योगी सरकार पूरी तरह से एक्टिव है और यही वजह है कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को चिन्हित किया गया और उनके चिन्हित होने के बाद आगे की कार्रवाई चल रही है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और साथ ही साथ टेरर फंडिंग का मामला पाए जाने पर गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा और साथ ही साथ 4000 जो मदरसे पाए गए हैं गैर मान्यता प्राप्त, वहाँ बच्चे कहाँ से पढ़ रहे थे, किस जिले से आए थे पढ़ने, उनका भी बायोडाटा एटीएस इकट्ठा करेगी और यह पता लगाएगी कि इन मदरसों के बच्चों को मदरसा संचालक और शिक्षक जो होते हैं वह क्या तालीम दे रहे थे, क्या वाकई में वह उनकी पढ़ाई सही ढंग से कर रहे थे या फिर उन्हें कोई और शिक्षा दी जा रही थी, समाज विरोधी शिक्षा दी जा रही थी, इसका भी पता लगाएगी और यह सब सबूत इकट्ठा होने के बाद एटीएस की बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जी जी बिल्कुल आसिफ, अगर बात की जाए कि जो मदरसा होता है वहाँ की जो फंडिंग होती है मोस्टली अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जो होता है वो देता है, लेकिन अगर जब बात की जा रही है कि ये गैर मान्यता प्राप्त है तो जब सरकार की तरफ से इतना देर क्यों, क्योंकि ये अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की तरफ से जारी किया जाता है मदरसों को जो भी फंडिंग दी जाती है, तो आखिर सरकार की तरफ से इतना देर क्यों?
देखिए मदरसों को जो है आगे बढ़ाने के लिए वहाँ शिक्षा प्रणाली मजबूत और सुव्यवस्थित करने के लिए अल्पसंख्यक विभाग जो है फंडिंग करता है और फंडिंग के बाद यह मदरसे संचालित होते हैं। लेकिन जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनको ना तो सरकार की तरफ से फंडिंग मिलती है, ना ही सरकारी सुविधाएं मिलती है। और यही वजह है कि 4000 जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उन पर अब शिकंजा भी कसने की तैयारी है। मदरसों का कुछ रिकॉर्ड ही नहीं है, यही वजह है कि अब सवाल उठ रहा है कि आखिर इनको फंडिंग आ कहां से रही है। हालांकि अब जिस तरह से जांच तेज हो गई है, आखिर जांच में क्या कुछ निकल कर आता है और उसके बाद क्या एक्शन लिया जाता है वो देखना अहम होगा। आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। अमरोहा में इंडिया वॉइस की खबर का असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि मीटर उतारने के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है। एक्सईएन ने ठेके को निरस्त कर दिया है। अवैध वसूली का जो वीडियो है वो काफी वायरल हो रहा है। आपको बता दें वसूली करने वालों पर मुकदमा अब दर्ज किया जाएगा। बता दें खराब मीटर उतारने के नाम पर उतरा सही मीटर, वही अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो आपको अमरोहा से इंडिया वॉइस की खबर का असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि मीटर उतारने के नाम पर अवैध वसूली की जा रही थी, जिसमें एक्सईएन ने ठेके को निरस्त कर दिया है। हालांकि बता दें कि इंडिया वॉइस की खबर का असर देखने को मिला। इंडिया वॉइस की टीम वहां पहुंची और वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद से इस खबर पर प्रशासन की तरफ से एक्शन लिया गया। आपको बता दें वसूली करने वालों पर अब मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। वहीं भारत संचार निगम लिमिटेड ने 24 साल बाद अपना एक नया लोगो पेश किया है। कंपनी का ये नया लोगो भरोसे, ताकत और देशव्यापी पहुंच का प्रतीक है। इस दौरान बीएसएनएल देश में 4G नेटवर्क लॉन्च करने को तैयार है। 24 साल बाद बीएसएनएल ने अपने लोगो और स्लोगन में बदलाव किया है। नए लोगों के साथ 7 नई सर्विस, हाई स्पीड इंटरनेट भी मिलेगा। सरकारी टेक्नोलॉजी कंपनी बीएसएनएल जल्द ही अपनी 4G सर्विस भी पूरे देश में लॉन्च करने वाला है और 5G सर्विस पर भी बीएसएनएल तेजी से काम कर रहा है। अब बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिजली कनेक्शन के लिए घूस लेने वाला जेई जो है वो निलंबित हो गया है। यूबलवेल कनेक्शन के नाम पर रिश्वत लेने का उस पर आरोप लगाया गया है। बता दें पावर कॉर्पोरेशन की विजिलेंस जांच में उसे दोषी पाया गया है। माल उपकेंद्र में तैनात जेई विनीत कुमार निलंबित हो गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, लखनऊ के बिजली कनेक्शन से घूस लेने वाला जेई जो है वो निलंबित हो गया है। आपको बता दें कि ट्यूबवेल कनेक्शन के नाम पर रिश्वत लेने का उस पर आरोप लगाया गया है। पावर कॉर्पोरेशन की विजिलेंस जांच में उसे दोषी पाया गया। वहीं माल उपकेंद्र में तैनात था जेई विनीत कुमार, तो जेई विनीत कुमार निलंबित कर दिए गए हैं। बिजली कनेक्शन में घूस लेने के आरोपी थे, जिसके बाद ट्यूबवेल कनेक्शन के नाम पर रिश्वत लेने का उन पर आरोप लगा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि पावर कॉर्पोरेशन के विजिलेंस जांच में दोषी पाया गया है। आपको बता दें माल उपकेंद्र में तैनात जेई विनीत कुमार को निलंबित कर दिया गया है।
वही खबर बहराइच से है, जहां हिंसा से पहले थाना अध्यक्ष का भेजा पत्र सामने आ गया है। बता दें कि थाना अध्यक्ष हरदी ने एसपी को अतिरिक्त फोर्स की मांग के संबंध में पत्र भेजा था। दशहरे को सकुशल संपन्न कराए जाने को लेकर उन्होंने मांग किया था। 1.5 सक्सेस पीएससी और 1.5 सक्सेन पैरा मिलिट्री फोर्स की मांग की गई थी। वहीं वायरल पत्र में कई सवाल भी अब खड़े किए गए हैं। तो बहराइच हिंसा को देखते हुए आपको बता दें कि एक और अपडेट सामने आई है, जहां हिंसा से पहले थाना अध्यक्ष का भेजा गया पत्र अब सामने आया है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। खबर अयोध्या से है, जहां बुलेट सवार साधु रूपी युवकों से गुप्तार घाट पर जमकर मारपीट हुई। वहीं मारपीट का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि युवक साधुओं पर छेड़खानी का आरोप लगा रहे थे, जिसके बाद वो उनसे मारपीट भी किए। ये पूरा मामला थाना कैंट के गुप्ताघार घाट के समीप का बताया जा रहा है। तो साधुओं पर छेड़खानी का आरोप लगा, जिसको लेकर उसके साथ मारपीट की गई। वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि साधुओं के साथ 2 युवक जो हैं वो मारपीट कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो साधु था वो छेड़खानी कर रहा था, जिसके बाद से उनसे मारपीट की गई। तो बुलेट सवार 2 युवकों ने साधुओं के साथ मारपीट की। वहीं बहराइच मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनवाई करते हुए इस मामले को सुना और दोनों पक्षों की भी दलीलें सुनी, जिसके बाद दोनों पक्ष सरकार और पीड़ितों को मामले में अपने अपने साक्ष्य और दस्तावेज पेश करने के आदेश दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी। तब तक बहराइच में पीडब्ल्यूडी के द्वारा दिए नोटिस पर रोक जारी रहेगी। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के द्वारा बहराइच मामले में 4 नवंबर तक के लिए रोक जारी रहेगी। अब अमरोहा से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। अमरोहा में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है, जिसमें एक महिला की मौत हो गई है। बता दें मॉर्निंग वॉक पर वो महिला निकली थी, जिसमें से 2 महिलाओं को ट्रक ने कुचल दिया। इस दौरान एक महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं दूसरी महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना के बाद चालक जो है वो ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया है। वहीं पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। बता दें कि मृतक महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो अमरोहा में आज एक बड़ा हादसा हो गया। ट्रक सवार ने 2 महिलाओं को जो मॉर्निंग वॉक पर गई थी उन्हें कुचल दिया, जिसमें से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी महिला की हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है। बता दें कि घटना के बाद जो ट्रक चालक है वो मौके से फरार हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। वहीं मृतक महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो अमरोहा से ये बड़ी घटना सामने आई है, जहां सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। और अब इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।